हेलो मेरे प्यारे सीएमए स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू आरएम सीरीज। तो लास्ट टर्न पर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो उसमें मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट का मतलब बताया था कि बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में डिस्कस किया था। अब देखिए आगे इसको स्टार्ट करते हैं। आगे इसमें मेन पार्ट हम लोग करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का। और एसेंशियल एलिमेंट्स अपने आप में एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट मैटर है। और अगर एलिमेंट्स हम लोगों ने अच्छे से कवर अप किए तो आप यकीन मानो आधे से ज्यादा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपका ऐसे ही तैयार हो जाएगा। तो जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे, सेक्शन 10 बेसिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अगर सेक्शन 10 समझ में आ गया तो आप ये मान करके चलो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपकी पकड़ स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए आगे क्या बोल रहा है आगे कह रहा है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड। तो यानी कि जितने भी एग्रीमेंट होते हैं ना वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लास्ट टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, अग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अब इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर उसमें ये सारी चीजें, यानी कि अगर किसी भी एग्रीमेंट को इन्फोर्सिबल बाय लॉ होना है तो उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो अब देखते हैं कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बेटा फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, फ्री कंसेंट का मतलब जैसे अग्रीमेंट के लिए क्या जरूरी है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, यही तो होता है। एक्सेप्टेंस का मतलब ही है कंसेंट। अगर मैंने किसी के सामने कोई प्रपोजल रखा या किसी के सामने कोई ऑफर रखा, जब वो अपनी कंसेंट दे देता है तभी तो वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट होता है। तो वैसे तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझो, वैसे हम लोग कंसेंट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फ्री कंसेंट को उससे भी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्शन 13 और सेक्शन 14 है। लेकिन अभी फिलहाल कुछ समय के लिए 2 या 3 क्लासेस के लिए आप अभी इतना समझो कि कंसेंट का मतलब होता है एक्सेप्टेंस। अब जो सामने वाला एक्सेप्टेंस दे रहा है वो हमेशा फ्री होनी चाहिए। कंसेंट का मतलब क्या बताया, एक्सेप्टेंस, तो वो हमेशा फ्री होनी चाहिए। फ्री का मतलब सामने वाला जो भी एक्सेप्टेंस दे रहा है वो अपनी मर्जी से दे रहा हूं, मैंने उसके ऊपर किसी तरीके का दबाव, किसी तरीके का झूठ बोलना, किसी भी तरीके की धमकी देना, डराना, धमकाना, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। मैंने उसको जैसा ऑफर दिया था वो अपनी मर्जी से उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर बोला जाएगा कि फ्री कंसेंट है। तो सबसे पहले कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा, सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होंगे अगर उसमें है क्या है, तो सबसे पहले तो फ्री कंसेंट होनी चाहिए। दूसरा, हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पार्टीज होंगी, भाई किसी ने ऑफर दिया, किसी ने एक्सेप्ट किया, तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज हो सकती हैं। तो जितनी भी पार्टीज हैं वो सब कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, वो सब कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट का मतलब इसको भी अभी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए मान लीजिए माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, फॉर अ लॉफुल कंसीडरेशन, तो ये चीज तो मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताई थी कि बेटा कंसीडरेशन का होना जरूरी है। कंसीडरेशन के बिना, कंसीडरेशन का मैंने मतलब क्या बताया था, समथिंग इन रिटर्न, बदले में हमको क्या मिल रहा है। बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो बदले में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। तो बदले में जो मिल रहा है उसी को ही बोला जाएगा कंसीडरेशन। लेकिन केवल कंसीडरेशन से काम नहीं चलता है, केवल कंसीडरेशन से काम नहीं चलेगा, उस कंसीडरेशन का लॉफुल होना भी जरूरी है, लीगल होना भी जरूरी है। अब मैंने किसी के साथ ड्रग्स का एग्रीमेंट किया कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, तुम मेरे को ड्रग्स सप्लाई करो, तो अब देखो इसमें भी तो कंसीडरेशन है। मेरे पास से 5 लाख रुपए जा रहे हैं, बदले में हमको क्या मिल रहा है, ड्रग्स मिल रहा है। लेकिन क्या ड्रग्स वैलिड कंसीडरेशन है? नहीं है ना। तो ड्रग्स क्या हो गया, अनलॉफुल। तो यहां पर यही चीज बोली जा रही है कि सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होंगे अगर उसमें फ्री कंसेंट है, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, दूसरा लॉफुल कंसीडरेशन होनी चाहिए, अब साथ में लॉफुल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब है पर्पस ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पर्पस ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, आप जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो हमेशा लॉफुल होना चाहिए। अब जैसे सपोज करिए कि मैंने मिस्टर ए से बोला कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, तो यहां पर
कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, कार हो गई, वैलिड ऑब्जेक्ट है। यही मान लीजिए कार चोरी की होती, अब मैंने मिस्टर ए से बोला कि यार मेरे पास में चोरी की कार है, क्या तुम खरीदोगे, तो ये तो अनलॉफुल हो गया ना, चोरी की कार खरीदना और बेचना दोनों इलीगल है। तो यहां पर बोला जा रहा है कि बेटा ऑब्जेक्ट भी हमेशा लॉफुल होना चाहिए, ठीक। एंड लास्ट वन इज नॉट हियर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड। कुछ कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में खुद ही लिखा हुआ है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन है कि अगर आप इस तरीके के एग्रीमेंट करोगे तो वो पूरी तरीके से वॉइड होगा, जैसे रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, वेजरिंग एग्रीमेंट, ये सब क्या होते हैं। रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का मतलब किसी को बिजनेस करने से रोकने के लिए जो एग्रीमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। तो किसी को बिजनेस करने से रोकने के लिए अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हो तो वो हमेशा वॉइड होगा, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होगी। किसी को शादी करने से रोकने के लिए कोई एग्रीमेंट करते हो तो वो भी हमेशा वॉइड होगा। किसी को केस फाइल करने से आप रोकते हो एग्रीमेंट के थ्रू तो वो भी अपने आप में पूरी तरीके से वॉइड होगा। तो कुछ कुछ ये अभी हम लोग आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पर बोला गया है कि ऐसे जितने भी एग्रीमेंट है जिसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने डिक्लेयर किया हुआ है, स्पेसिफिकली ये मेंशन किया हुआ है, एक्सप्रेसली लिखा हुआ है ना बेटा, एक्सप्रेसली का मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि इस तरीके के एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते। तो अगर जिस तरीके के एग्रीमेंट करने के लिए मना किया गया है, अगर वो सारे एग्रीमेंट करते हैं तो वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा, वॉइड होंगे। ठीक है, डन है यहां तक। तो सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होंगे अगर उसमें ये सारी चीजें हैं तो। ठीक है, अब देखो आगे इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट। तो बेटा कोई भी एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तभी वो जाकर के कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। अब इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब मैंने आपको लास्ट टाइम पे क्या बताया था, जब हम अपने अधिकारों को लेकर के, जब हम अपने राइट्स को लेकर के कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट हमारे राइट्स का जो वायलेशन हुआ है या राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए जब हम कोर्ट में जा सकते हैं तो उसको बोला जाता है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास में कुछ अधिकार होते तो हैं, सामने वाले की कुछ ऑब्लिगेशंस अराइज तो हो रही होती हैं, लेकिन वो ऑब्लिगेशंस इस तरीके की होती हैं कि हम उनके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सोशल नेचर की, डोमेस्टिक नेचर की, पर्सनल नेचर की जो ऑब्लिगेशंस हैं, तो उनको इन्फोर्स कराने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो यहां पर ये चीज बोली जा रही है कि भाई इन्फोर्सिबिलिटी का होना जरूरी है, क्योंकि जब तक एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा तब तक वो कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा कॉन्ट्रैक्ट में। तो देखिए, an agreement is said to be enforceable by law if it creates some legal obligation। अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, कोई भी एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ बोला जाएगा। एन एग्रीमेंट इज सेट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, यानी किसी भी एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बाय लॉ बोला जाएगा अगर उसमें कुछ लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है। तो केवल ऑब्लिगेशन से काम नहीं चलेगा, लीगल ऑब्लिगेशंस अराइज होनी चाहिए। अब देखो ऑब्लिगेशन तो देखो कई तरीके की होती है, ऑब्लिगेशन तो कई तरीके की होती हैं। जैसे मान लेते हैं एक मॉरल ऑब्लिगेशन और एक लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक, अब देखो जैसे मान लो कि एक मिस्टर ए हैं, ठीक, इनके 3 दोस्त हैं बी, सी और डी। इनके 3 दोस्त हैं बी, सी और डी। एक बार मिस्टर ए की बर्थडे पार्टी थी, मिस्टर ए को लगा यार बड़े दिन हो गए बी, सी और डी से मुलाकात नहीं हुई है, एक काम करते हैं इन तीनों की एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, एक 5 स्टार होटल में तीनों को बुलाते हैं और तीनों लोगों का डिनर प्लान करते हैं। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी इन लोगों को ऑफर दिया कि भाई क्या आप लोग डिनर पार्टी में आओगे, मैं 5 स्टार होटल में सीट रिजर्व करवा रहा हूँ और वहाँ पर पूरा खाने पीने का इंतजाम मेरी तरफ से, मेरा बर्थडे है तो उसकी ट्रीट। अब 5 स्टार होटल में किसी को डिनर पार्टी मिलेगी, कोई मना करेगा? इन्होंने ओके बोल दिया। तो अब देखो अगर तो मिस्टर ए ने ऑफर दिया तीनों को, तीनों ने एक्सेप्टेंस दे दी, तो ये एग्रीमेंट तो बन ही गया। एग्रीमेंट बोल लो, प्रॉमिस बोल लो, प्रॉमिस तो बन ही गया।
ठीक है, अब प्रॉमिस तो बन गया। अब मान लो कि इन्होंने सीट रिजर्व करवाई, खाने पीने का पूरा प्लान किया, उसमें 50-60 हजार रुपए इन्होंने खर्च कर दिए, बहुत शानदार इंतजाम किया, 50-60 हजार रुपए खर्च कर दिए इन्होंने। अब बी, सी और डी ये तीनों लोग पहुंचे नहीं, ये तीनों लोग आए नहीं, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी को ऑफिस में कुछ काम आ गया, किसी के साथ कोई दिक्कत आ गई, तीनों में से कोई नहीं पहुंचा। अब इनका तो पैसा बर्बाद। अब आप मेरे को यह बताओ कि क्या ए, बी, सी, डी इन तीनों के ऊपर सूट फाइल कर सकता है, कोर्ट में जाकर के केस कर सकता है? नहीं कर सकता। अब समझो, यहां पर अगर कायदे से देखो तो बी, सी, डी इनके ऊपर ऑब्लिगेशन तो अराइज हो रही थी कि यार दोस्त ने बुलाया है, दोस्त को हम हां कर चुके हैं, दोस्त को हम प्रॉमिस कर चुके हैं, तो भाई जाना तो चाहिए, तो ऑब्लिगेशन तो बन रही है। लेकिन क्या बेटा ये ऑब्लिगेशन लीगल ऑब्लिगेशन है? नहीं है। तो बेटा लीगल ऑब्लिगेशन का होना जरूरी है। जब तक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी तब तक इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं होगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे पता करेंगे कौन सी मॉरल ऑब्लिगेशन है, कौन सी लीगल ऑब्लिगेशन? तो इसका मैं आपको एक तरीका बताता हूं। देखो, एक लाइन याद रखना, लीगल ऑब्लिगेशन। अगर हमें लीगल ऑब्लिगेशन का पता लगाना है कि कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो रही है या नहीं हो रही, तो बेटा ये याद रखना, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, ये वाली लाइन याद रखना, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन कब होनी चाहिए? एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ध्यान से समझना मेरी बात, जिस समय दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं, जिस समय दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं, उस समय दोनों पार्टीज की जो इंटेंशन है, उस समय दोनों पार्टीज की जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की होनी चाहिए। और अगर जिस समय कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है उस समय इंटेंशन लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की है, तो फिर ये माना जाएगा कि बेटा यहां पर जो ऑब्लिगेशन अराइज हुई है ये लीगल ऑब्लिगेशन है और ये इनफोर्सिएबल बाय लॉ भी है। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब समझो, इंटेंशन का मतलब क्या होता है? हमारी इंटेंशन, हमारी सोच, हम कोई भी काम करते हैं किस इंटेंशन के साथ में करते हैं, किस सोच के साथ में करते हैं, तो हमारी जो सोच है, जिस समय हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं उस समय जो हमारी सोच है वो लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की होनी चाहिए। अब आपका क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सर सोच है तो सोच दिखाई कैसे पड़ेगी? मान लीजिए कि मेरी सोच नहीं थी लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की, लेकिन जब सामने वाली पार्टी ने प्रॉमिस तोड़ दिया तो हमने कोर्ट में जाकर के झूठ बोल दिया। झूठ बोलने में कौन सा पैसे लग रहे हैं? हमने कोर्ट में जाकर के झूठ बोल दिया, नहीं सर मेरी तो इंटेंशन लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की थी। तो अब कोर्ट कैसे साबित करेगी कि मेरी इंटेंशन थी या नहीं थी? तो अब समझो बेटा, ये जो इंटेंशन है यानी कि सोच, सोच जो है वो दिखाई तो पड़ती नहीं है। तो बिल्कुल सही बात है, कोई भी आदमी झूठ बोल सकता है। तो देखो बेटा, यहां पर जो इंटेंशन है ना, इंटेंशन कोई किसी की पता नहीं लगा सकता कि भाई सामने वाला आदमी आपसे बड़ा प्यार से हंसते खेलते बात कर रहा है। बहुत आजकल तो होता ही है कि आपके बगल में बैठ करके इतने प्यार से बात कर रहा है कि भाई साहब उससे सगा आदमी कोई है ही नहीं, उससे ज्यादा केयर आपकी कोई कर ही नहीं सकता, और पता चला मन ही मन आपके बारे में उल्टा सीधा या गलत सोच रहा हो, यार इसको कैसे इसको नुकसान पहुंचाएं। किसी को पता चला कि यार ये लड़का तो सीएमए की तैयारी कर रहा है या ये लड़की तो सीएमए की तैयारी कर रही है। अब पता चला है आपका बहुत अच्छा दोस्त, लेकिन उसको लग रहा है यार मैं सीएमए नहीं कर रहा हूं, ये सीएमए कर रहा है, इसको कैसे बिगाड़ूं। पता चला वो सामने से बहुत अच्छा है
लेकिन आपकी टांग पकड़ कर खींच रहा है कि नहीं तुम सीएमए मत करो, बेकार है, स्कोप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत टफ है। 25% रिजल्ट जाता है, 20% रिजल्ट जाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। आपकी सोच को निगेटिव कर रहे हो, तो यही चीज तो होती है। सोच का पता कैसे चलता है बेटा? तो सोच का पता चलता है बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज, बाय कंडक्ट ऑफ पार्टीज। अब आपका जो दोस्त है, आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक। अब आप मान लीजिए कि YouTube में मेरी क्लास देख रहे हो, इसी समय आपका दोस्त आया, आपके दोस्त है, कहाँ यार तुम प्रतीक सर के चक्कर में पड़े हुए, तुम कहाँ प्रतीक सर की क्लासेस देख रहे हो? यार एक काम करो, एक बहुत बढ़िया मूवी आई है YouTube में, फ्री है, चलो तुम्हें मूवी दिखाता हूं। अब देखो, सोच तो उसकी नहीं पता चल रही है, लग ऐसे रहा है कि वो तुमसे बड़ा प्यार करता है, तुम्हारे साथ में वो टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन तुम्हें क्या कर रहा है? तुम्हें एक सही रास्ते से गलत रास्ते पे ले जा रहा है। उसका कंडक्ट ही तो ये बता रहा है कि वो तुम्हें क्लास लेने के बजाय वो मूवी देखने के लिए बोल रहा है। तो यहां पर कुछ ऐसा काम कर रहा है ना, कुछ ऐसा कंडक्ट कर रहा है ना। तो बेटा बस यही चीज है कि सोच दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन पार्टीज के कंडक्ट से, पार्टीज के कंडक्ट से, पार्टीज के काम करने के तरीके से यह पता चल जाता है कि इसकी इंटेंशन क्या है। अब देखो, इसके पहले वाले एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे मैंने यहां पर आपको बोला कि भाई मिस्टर ए थे, इन्होंने बी सी डी इन 3 लोगों को इनवाइट किया और इन 3 लोगों से बोला कि भाई क्या तुम लोग मेरी बर्थडे पार्टी में आओगे? तीनों ने बोल दिया हाँ आएंगे। लेकिन मिस्टर ए जो है ये समझदार थे, इन्होंने सीएमए किया हुआ था, ठीक है, इनका पूरा नाम था सीएमए ए, ठीक है, तो ये पढ़े हुए थे। अब इनके दिमाग में आया तीनों लोग हाँ तो बोल रहे हैं गुरु, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब बारी आए तो तीनों लोग मुकर जाए, पता चला मेरे तो 50-60 हजार का नुकसान हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, तुरंत के तुरंत एक स्टैम्प पेपर निकाला और स्टैम्प पेपर में लिख दिया कि ये 3 लोग मेरे को प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये मेरी बर्थडे पार्टी में आएंगे, और अगर ये लोग नहीं आए तो मेरा जितना नुकसान होगा उसकी भरपाई ये तीनों लोग मिल करके करेंगे। अब इन्होंने स्टैम्प पेपर में पूरा सब्जेक्ट मैटर लिख दिया, अपने साइन कर लिए, इन तीनों के साइन करवा लिए। अगले दिन कोर्ट में गए, कोर्ट में जाकर के उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करवा करके अपने पास में रख लिया, ठीक। अब सेम वही वाली कहानी हो गई कि बर्थडे वाले दिन ये तीनों लोग इनको गोली देगा, ये तीनों लोग पार्टी में आए नहीं। अब क्या मिस्टर ए सूट फाइल कर सकते हैं? आंसर इज यस। तो देखो, कहानी दोनों सेम है, कहानी दोनों सेम है, लेकिन इस वाले में, पहले वाले में क्या था? पहले वाले मैंने आपको बताया कि भाई इनकी इंटेंशन तो ये थी यार, दोस्तों से बड़े दिनों से मिले नहीं है, चलो इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी, मेरी बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगी। तो यहां पर इनकी इंटेंशन लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की नहीं थी ना, कानून को बीच में लाने की नहीं थी ना, कानूनी रिलेशन डेवलप करने की नहीं थी ना। लेकिन दूसरे वाले केस में, अब जब ये स्टैम्प पेपर निकाल रहे हैं, कोर्ट में जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो ये जो हरकतें इनकी हैं, ये जो कंडक्ट इनका है, ये कंडक्ट क्या कह रहा है? ये कंडक्ट यही तो कह रहा है ना कि भाई इनकी सोच लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की है, कि अगर इन तीनों ने कुछ भी गड़बड़ करी तो ये सोच करके ऑफर कर रहे हैं कि भाई मैं तो इनके ऊपर केस फाइल करूंगा, मेरे नुकसान की भरपाई मैं इनसे करूंगा। तो यहां पर इनका जो कंडक्ट है वो साफ साफ उनके कंडक्ट को देखते हुए लग रहा है कि इनकी इंटेंशन लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की है, तो इसका मतलब ये लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट कर रहे हैं, और जब ये लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट कर रहे हैं तो 100% ये इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होगा, और अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो 100% सूट फाइल कर सकते हैं। मेरी बात सबको समझ में आई? तो बेटा यही होता है लीगल ऑब्लिगेशन और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो लास्ट टर्न पे, चूंकि ये टॉपिक नहीं आया था, आप पहली बार पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको एक समराइज वे में बताया था, लेकिन आज की कहानी के बाद में आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो बेटा जो मॉरल ऑब्लिगेशन होती है या कहीं एथिकल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है, तो जहां पर ये इसको बोला जाता है पर्सनल नेचर, सोशल नेचर, डोमेस्टिक नेचर, कि जहां पर दोस्तों के बीच में बात हो गई, फादर ने अपने सन को प्रॉमिस किया कि बेटा तुम रैंक ले आओगे, तुम्हें आईफोन गिफ्ट करेंगे। लड़के ने मेहनत करी, रैंक ले आया, फादर ने आईफोन देने से मना कर दिया। तो क्या बेटा अपने पापा के ऊपर सूट फाइल कर सकता है? क्या नहीं? क्यों? क्योंकि जिस समय उन दोनों के बीच में प्रॉमिस हो रहा था, क्या उन दोनों की इंटेंशन थी लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की? नहीं थी। इस तरीके के एग्रीमेंट जिनमें लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं होती है, उनको क्या बोलते हैं? सोशल, पर्सनल
और डोमेस्टिक, और ये एग्रीमेंट हमेशा वॉइड कह लो या लॉ की नजर में इनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है, इनको कभी भी इन्फोर्स नहीं करा सकते। डन है? ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, थ्योरी पे एक बार आते हैं। देखिए लीगल ऑब्लिगेशन, देखिए फॉर एन अग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन दैट इज लीगल ड्यूटी विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो बेटा किसी भी कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में तभी कन्वर्ट होगा जब उसमें लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो रही होगी। द पार्टीज मस्ट हैव द इंटेंशन, तो यहां पर पार्टीज की इंटेंशन होनी चाहिए टू इंपोज अ ड्यूटी ऑन द प्रोमिसर टू फुलफिल द प्रॉमिस। दिस ऑब्लिगेशन मस्ट नॉट बी मेयरली मॉरल अलोन, तो केवल मॉरल होने से काम नहीं चलेगा, इट मस्ट बी लीगल। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। X offers to sell his house to Y for rupees 50 lakh. Y accept this offer. Such an agreement between X and Y is a contract because it creates legal obligation। देखो अब X ने Y को बोला कि क्या तुम मेरा घर 50 लाख रुपए में खरीदोगे। भाई घर को बेचने और खरीदने की बात हो रही है, तो यहाँ पे आदमी इमोशंस में तो बहेगा नहीं, यहाँ पर आदमी कोई दोस्ती यारी तो निभाएगा नहीं। घर आदमी पूरी जिंदगी में एक बार बनाता है, जब वो 50 लाख रुपए में बेचने के लिए बात कर रहा है तो इसका मतलब साफ साफ है, इंटेंशन है लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की, तो इस वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। इन दिस अग्रीमेंट इफ X रिफ्यूज टू सेल और Y रिफ्यूज टू बाय, अब बाद में एग्रीमेंट बन गया और बाद में आकर के X बेचने से मना करता है या Y खरीदने से मना करता है, तो बेटा दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर सूट फाइल कर सकती हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ब्रीच का मतलब क्या होता है? ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, अपने प्रॉमिस को तोड़ना, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना, इसका सूट फाइल कर सकते हैं। क्लियर है सबको? तो चलिए आगे देखते हैं एक बार। अब देखो इन केस ऑफ सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स पार्टीज टू एग्रीमेंट डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। तो बेटा जितने भी सोशल नेचर के, डोमेस्टिक नेचर के, पर्सनल नेचर के एग्रीमेंट होते हैं, वहां पर ये मान करके चला जाता है वहां पर पार्टीज की इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की। देखो राम इनवाइट्स हिज फ्रेंड रहीम टू डिनर एंड रहीम एक्सेप्ट द ऑफर। इफ रहीम फेल्स टू टर्न अप फॉर डिनर राम कैन नॉट टू गो टू द कोर्ट फॉर क्लेम हिज लॉस। तो वहां पर वो कोर्ट में नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि ये सोशल और पर्सनल नेचर का एग्रीमेंट है। तो मेरे ख्याल से यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा और आपको फर्क भी समझ में आया होगा लीगल ऑब्लिगेशन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। अब देखो यहां पर जो पिक बनी हुई है, देखो पूरा एग्रीमेंट लिखा हुआ है, सारी टर्म्स और कंडीशन यहां पर दी हुई हैं, सामने से साइन करवाया जा रहा है। तो ये सब अगर चीजें करवा रहे हैं तो इसका मतलब भाई तब तो लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की इंटेंशन बन रही है। अब देखो नेक्स्ट है आपका सेक्शन 10। सेक्शन 10 जैसे कि मैंने बताया, सेक्शन 10 किस चीज का है? सेक्शन 10 है बेटा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। आप यकीन मानो जितने भी एलिमेंट्स है ना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, अभी जो आप चैप्टर पढ़ोगे ना, आपकी जो यूनिट्स है जैसे 2.1 है चल रही है, 2.2, 2.3, 2.4, ये सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स की ही हैं। जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं इसको यूनिट के फॉर्म में डिटेल में डिस्कस किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं, तो एसेंशियल एलिमेंट का पहले तो बताओ मतलब क्या होता है। एसेंशियल एलिमेंट का मतलब होता है कि सेक्शन 10 ये बताता है कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या चीजें होनी जरूरी हैं। तो सबसे पहले तो प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। क्योंकि ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, तो ये एग्रीमेंट हो जाएगा। अब इंटेंशन है लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की, तो ये इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ हो जाएगा। और अब जाकर के ये किसमें कन्वर्ट होगा? अब जाके ये कन्वर्ट होगा कॉन्ट्रैक्ट में। तो देखो to make a valid contract, parties to have an intention to create legal obligations through offer and acceptance.
एन एग्रीमेंट ऑफ अ प्योरली डोमेस्टिक और सोशल नेचर, बिल्कुल सेम वही है जो मैंने आपको बताया। अगर कोई प्योरली डोमेस्टिक और सोशल नेचर है बेटा, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। इन केस ऑफ सोशल अग्रीमेंट देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो बेटा जितने भी ये सोशल नेचर और डोमेस्टिक नेचर के होते हैं उसमें कभी भी इंटेंशन लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की नहीं होती, और जबकि जो कॉमर्शियल एग्रीमेंट होते हैं उसमें ये मान करके चला जाता है कि लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की इंटेंशन है। एंड देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, and in case of commercial agreement the law presume that the parties had the intention to create legal relation। डन है सबको, क्लियर है? एग्जांपल देख लेते हैं। A and B agree to go to a movie on coming Sunday। अब देखो दोनों दोस्त हैं, दोनों मूवी चलने के लिए तैयार हुए, तो साफ साफ नजर आ रहा है कि सोशल और डोमेस्टिक नेचर है। A does not turn in resulting in losses of B's time। अब A बोल तो दिया चलेंगे मूवी देखने, लेकिन जब मूवी का टाइम आया तो ये गया नहीं, उससे बी का नुकसान हो गया, बी का टाइम वेस्ट हुआ। बट बी कैन नॉट क्लेम एनी डैमेजेस फ्रॉम बी सिंस द एग्रीमेंट टू वॉच अ मूवी इज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट विच डज नॉट रिजल्ट इन अ कॉन्ट्रैक्ट। डन है सबको? तो बेटा ये था आपका पहला एलिमेंट जो बताता है कि प्रॉपर ऑफर होना चाहिए, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए और इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशंस को क्रिएट करने की। अब देखो इसका एक केस लॉ भी दिया हुआ है, बाल्फर वर्सेस बाल्फर 1919 का केस लॉ है। इसको एक कहानी की तरह से समझ लो। पहले एक हस्बैंड थे और एक इनकी वाइफ थी, सॉरी वाइफ तो एक ही होगी, ठीक है। एक हस्बैंड थे और इनकी वाइफ थी। हस्बैंड का नाम था मिस्टर बाल्फर, वाइफ का नाम था मिसेस बाल्फर। एक बार हस्बैंड जो है ये आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे, देश के बाहर जा रहे थे जॉब के पर्पस के लिए। तो वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला कि यार तुम तो बाहर चले जाओगे, विदेश जाओगे, वहां पर पैसा कमाओगे, खर्चा करोगे, पूरी मौज मस्ती करोगे, मैं यहां पर अकेले घर पे रहूंगी और मेरे एक्सपेंसेस का क्या होगा? जो मेरे घर के एक्सपेंसेस हैं, खाना पीना सारी चीजें, उसका क्या होगा? तो हस्बैंड ने कहा कि यार तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं रहूंगा बाहर, जॉब करूंगा, मेहनत करूंगा, जो भी पैसे कमाऊंगा वो मैं तुम्हें भेजता रहूंगा। तो हस्बैंड ने जब वाइफ को बोला कि भाई मैं तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वाइफ ने कहा ठीक, पैसे भेजते रहना, तुम आओ या ना आओ वो तुम जानो, रहो तुम, पैसे भेजते रहना। हस्बैंड ने बोला ठीक, पैसे भेजते रहेंगे। हस्बैंड था कलाकार, क्या किया इसने? ये चला तो गया, अब कुछ समय के बाद में इसने पैसे भेजने बंद कर दिए। अब वाइफ तो परेशान, इसके जो एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं, जो अलाउंसेस हैं, जो भी इसके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, वो सब कैसे मीट आउट होंगे? तो वाइफ ने उठा करके केस कर दिया हस्बैंड के ऊपर। वाइफ ने उठा करके केस फाइल कर दिया हस्बैंड के ऊपर और कोर्ट में बोला कि देखिए हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था, हस्बैंड ने प्रॉमिस किया था, किस चीज का प्रॉमिस किया था? कि इनको मंथली एक्सपेंसेस बेचते रहेंगे, इनको मंथली एक्सपेंसेस बेचते रहेंगे। लेकिन वहां पर जाकर के इन्होंने मंथली एक्सपेंसेस भेजे नहीं, यानी कि इन्होंने अपने प्रॉमिस को ब्रीच कर दिया। सॉरी, हाँ, इन्होंने अपने प्रॉमिस को ब्रीच कर दिया, प्रॉमिस को तोड़ दिया। तो वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल किया। अब यहां पर कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि देखिए आपके और आपके हस्बैंड के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है वो तो एक हस्बैंड और एक वाइफ के बीच में एक नॉर्मल कम्युनिकेशन था, एक नॉर्मल प्रॉमिस था। ये एक प्योर डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट था। यहां पर ना तो आपकी ना आपके हस्बैंड की किसी की भी इंटेंशन लीगल रिलेशन को क्रिएट करने की थी नहीं, तो आपके बीच में एक नॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा था। तो इस वजह से आप दोनों के बीच में जो प्रॉमिस हुआ है बेटा, उसका नेचर जो है वो डोमेस्टिक है, वो डोमेस्टिक नेचर का है। अब जब डोमेस्टिक नेचर है तो उसको तो इन्फोर्स किया ही नहीं जा सकता, नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, है ना। तो इस वजह से ये वैलिड नहीं है, इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। इस वजह से वाइफ को कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर ये तो गलत बात है, हस्बैंड वाइफ के साथ में गलत करके चला गया और वाइफ को तो यहां पर कुछ मिल ही नहीं रहा। तो बेटा एक चीज याद रखना, देखो हम लोग प्रोफेशनल लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, कानून इमोशंस में नहीं जाता है,
कानून ये देखता है कि कानून में लिखा क्या है, और जो कुछ भी कानून में लिखा हुआ है उसी को ही जज को फॉलो करना पड़ता है। वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। मेरी बात समझ में आई? जो कानून में लिखा हुआ है वही फॉलो करेगा। ये चीज मैंने आपको पहले वाले चैप्टर में भी बताई थी। इमोशंस के पीछे नहीं बहना है। लग रहा होगा आपको, बिल्कुल लग रहा होगा कि यहां पर वाइफ सही है और हस्बैंड गलत, लेकिन बेटा तो भी वाइफ इस प्रॉमिस को इन्फोर्स नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि ये प्योर डोमेस्टिक नेचर का है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यही केस है बाल्फर वर्सेस बाल्फर का। तो एक बार देखते हैं। ठीक है, अ हस्बैंड प्रोसीडिंग फॉर अ फॉरेन टूर agrees with his wife to pay her a monthly allowances. Afterwards, the husband refuses to pay the monthly allowance. The wife cannot claim the monthly allowance from her husband since the agreement is domestic in nature. क्लियर है सबको? तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आज एसेंशियल एलिमेंट हम लोगों ने स्टार्ट किया, केस लॉ भी किया। नेक्स्ट टर्न पे इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए इसको रिवीजन करिएगा एक बार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।